बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मुज़म्मिल अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। तो इस लेक्चर में हम जो प्रीवियस लेक्चर था उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो एमसीक्यूज थे जहां से हमने छोड़े थे वहीं से ही हम उसको स्टार्टअप करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। तो चलते हैं आज के फर्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है द फॉलोइंग फंक्शन ग्रुप्स इज प्रेजेंट इन बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो हमने देखना है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कॉमन होता है, कौन सा कॉमन होता है। तो अगर मैं आऊँ एल्डिहाइड के ऊपर तो एल्डिहाइड का ग्रुप कौन सा होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप होता है और इसके एक साइड पे अल्काइल की चेन होती है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन होता है। इसको क्या कहते हैं? अल्काइल की, ये क्या है? अल्काइल की चेन। अल्काइल की चेन से क्या मुराद है कि जब आप क्या करते हो, अल्केन लेते हो, अल्केन में से आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया एक H को, देन आपके पास क्या बनेगा? अल्काइल बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ CH4 ये है मीथेन, तो जब मैं इसमें से एक H को रिमूव कर देता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा CH3, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मीथाइल। ठीक है, तो इसी तरह ये है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, यानी कि कार्बोनाइल की चेन, एक साइड पे अल्काइल और दूसरी साइड पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और अगर मैं बात करूं कीटोन की, कीटोन क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप होता है और इसके दोनों साइड पे क्या होता है? अल्काइल की चेन होती है। तो ये है फंक्शनल ग्रुप कीटोन का। अब मैं अगर अपने एमसीक्यूज के ऊपर आऊं तो वो क्या कहेगा कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन बोथ, यानी कि इन दोनों में कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो दोनों में लाइज करता है, पाया जाता है, वो है कार्बोनाइल ग्रुप। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास अल्फा, यानी कि कार्बोनाइल। तो हमारे पास यहाँ पे है एसिटाल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, कि हम किसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो एसिटाल्डिहाइड अगर मैं देखूं तो ये क्या होता है? आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है और इसके साथ क्या होगा? यहाँ पे CH3 होगा, तो इसका नाम देते हैं एसिड एल्डिहाइड। अब इसके लिए अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितनी? 2 कार्बन होनी चाहिए। तो 2 कार्बन की अगर मैं डायरेक्ट ही बात करूं तो मेरे पास मिथाइल अल्कोहल जो होती है इसमें 1 कार्बन होती है, इससे तो ये बन ही नहीं सकता। इसके बाद अगर मैं बात करूं इथाइल अल्कोहल की तो इथाइल अल्कोहल से चेक करता हूं तो ये मेरे पास आ गई इथाइल अल्कोहल आ गई। इसके मैं ऑक्सीडाइज करवाता हूं। जब ऑक्सीडाइज करवाऊंगा होगा क्या कि यहां से H निकलेगा, H2 निकलेगा, यहां से H2 निकलेगा, यहां से एक O लेगा और ये बना देगा आपके पास, ये आपके पास बना देगा वाटर मॉलिक्यूल जो कि रिलीज हो जाएगा। बाकी क्या होगा कि बाकी CH3 वहां C है और साथ में H बचा हुआ है, तो होगा क्या कि ये वाला जो ऑक्सीजन होगा वो जाके इस पे बैठ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या होगा? एसिड एल्डिहाइड, ये मेरे पास एसिड एल्डिहाइड तैयार हो गया। सो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मेरे पास इथाइल अल्कोहल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है एथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटिंग ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो हमारे पास जो एथेनॉल है इससे हम क्या करते हैं? एथेनॉल को कहां से तैयार करते हैं? तो ये स्टार्च से तैयार की जाती है। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है कि स्टार्च हम लेते हैं, स्टार्च को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो होता क्या है कि सबसे पहले हम स्टार्च लेते हैं, इसको इससे हम ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं फिर एथेनॉल में। तो ये सिंपली इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है। तो होता क्या है? स्टार्च ली, स्टार्च को हमने कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया एथेनॉल में। तो ये होता है कि ये जो तीनों स्टेप है ये किसकी मौजूदगी में होती है? एंजाइम्स की मौजूदगी में होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बेटा, यानी कि आपके पास स्टार्च। अच्छा, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन फर्टिलाइजर। तो हमारे पास फर्टिलाइजर में कौन सा यूज नहीं करते? ओजोन जो होती है ये भी टॉक्सिक है। इसके अलावा जो है हमारे पास क्लोरीन, ये भी टॉक्सिक होता है। इसके अलावा क्लोरीन डाइऑक्साइड है, ये भी टॉक्सिक होता है। ये इन सबको ही हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो सही आंसर है वो है आर ऑफ दीज। ये सारे जो है वो टॉक्सिक है। अगर इनको हम फर्टिलाइजर में यूज कर लेंगे
तो होगा क्या कि जब ये फर्टिलाइजर में यूज करेंगे तो इससे जो हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, टॉक्सिक हो जाएगी, जिसकी वजह से इंसान और जानवर जो भी इसको खाएगा, इनहेल करेगा, वो क्या होगा, मर जाएगा। इसलिए इन सब को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जब आपके पास मोनोमर मिलते हैं, जब बहुत ज्यादा मोनोमर्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा जो होंगे मोनोमर्स मिलेंगे, देन आपके पास क्या होगा, ये तैयार होगा पॉलीमर। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सी एग्जांपल है इसकी, पॉलीमर की। तो रबर जो होती है ये भी पॉलीमर होती है, आपके पास जो प्रोटीन होती है ये भी पॉलीमर होती है, कैटलिस्ट जो होता है ये भी पॉलीमर होता है। तो इसका आंसर क्या है, डेल्टा, ये इसका सही आंसर है। तो हमारे पास क्या है कि जो मोनोमर जब जुड़ेंगे तो देन हमारे पास क्या होगा, पॉलीमर बनेगा। तो यहाँ पे जो रबर वगैरह और कैटलिस्ट और इसके अलावा प्रोटीन जब अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, अमाइनो एसिड्स क्या हैं, पॉलीमर, मोनोमर है, और जब ये जुड़ेंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल जो बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको पॉलीमर कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डेल्टा। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। तो ये है मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसो मीन सेम, मॉर्फिज्म मीन क्या होता है, उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो ये क्या होता है कि एक कंपाउंड हो, उनकी अगर क्या हो कि दो कंपाउंड है, इसमें क्या है कि आपके पास क्या होगा कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कि आपके पास टू और मोर आपके पास कंपाउंड हो, उनकी क्या हो, जब कंपाउंड होंगे उनकी क्या होगी कि उनकी वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि उनकी सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी। तो उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो उसके बाद आया था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली कहते हैं मैनी को, ज्यादा को, और मॉर्फिज्म कहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म को। अब इसमें क्या होगा कि एक कंपाउंड होगा, इसमें क्या होगा, कंपाउंड एक होगा, सेम कंपाउंड कह लें, इसमें क्या होगा, सेम कंपाउंड होगा, और उसकी क्या होगी, क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होगी वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाएगा। तो इसको कहते हैं आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये है कंपाउंड की प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्या है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। इसके बाद एलोट्रोपी आ जाती है। एलोट्रोपी क्या होती है कि डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स हो, डिफरेंट आपके पास क्या हो, एलिमेंट्स हो, आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हो, उनकी क्या होगी कि उनकी क्या होगी, डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, उनके सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गए। तो इसको हम कहते हैं ये है एलोट्रोपी। उसके बाद तो इसका जो सही आंसर है वो, क्योंकि एलिमेंट की पूछी गई है तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो क्या है, एलोट्रोपी। तो ये है इसका राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। तो वो क्या है, स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ओपन हर्ट प्रोसेस फ्रॉम। तो ये क्या है, हमने स्टील को तैयार करना है, किसके जरिए करते हैं, तो ये जो है रोट आयरन, इसके बाद कास्ट आयरन, इसके बाद स्टील स्क्रैप। तो ये क्या है, इन सब के जरिए हम यूज करते हैं। तो ये है इसका, और ये हमारे पास कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले याद रखें, आप जब भी किसी कंपाउंड को हम फॉर्मेशन करते हैं तो हमेशा क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो वो एंथैल्पी जो होगी वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो इधर से ही पता चल गया कि एंथैल्पी क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन होगी तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। यूजिंग द हेसिस लॉ। हेसिस लॉ क्या कहता है कि आपके पास अगर ओवरऑल एक आपने रिएक्शन किया, ओवरऑल की जो एंथैल्पी आएगी वो, और स्टेप्स की जो एंथैल्पी आएगी वो क्या होती है, अगर कोई भी रिएक्शन, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक रिएक्शन है वो 2 स्टेप पे मुश्तमिल है, ओवरऑल की जो एंथैल्पी होगी वो, और अगर मैं दोनों को सम कर लेता हूँ 2 स्टेप्स की, वो क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि इस तरह है कि हेसिस लॉ क्या कहता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 डेल्टा H2, ये क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि ये क्या है, ओवरऑल की, ये क्या है, ओवरऑल की, ये ओवरऑल की है, ओवरऑल एंथैल्पी। और ये हमारे पास क्या है, स्टेप्स की, कि 2 स्टेप हैं तो इनको मैं कहता हूँ ये क्या है, स्टेप्स की एंथैल्पी है। तो ये क्या होगी, इक्वल होगी। अब मैं आता हूँ एमसीक्यूज के ऊपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब मेरे पास क्या है कि हमने फॉर्मेशन करनी है सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो ये है ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन
देखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पे एंथैल्पी दी हुई है। अब जो है मुझे किस तरह पता चला कि ये ओवरऑल रिएक्शन है, क्योंकि अगर मैं ये वाले रिएक्शन के ऊपर चलूं, ये वाले सेकंड रिएक्शन देखूं, तो यहाँ पे जो चीज बनी हुई है सेकंड में रिएक्टर्स वही लेके प्रोडक्ट बनाई हुई है, यानी कि ये ओवरऑल है, ये आपका क्या है, ये ओवरऑल रिएक्शन है, और ये आपका क्या है, स्टेप रिएक्शन है। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे मैं आऊं तो ये मेरे पास क्या है, ओवरऑल की, अब मैंने इसकी निकालनी है, तो इसकी किस तरह निकालूंगा, इसको मैं अपने तौर पे 1 का नाम देता हूँ, इसको 2 का नाम देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ओवरऑल जो है वो मेरे पास आ जाएगी -89.08 बराबर आ जाएगा H1 की निकालनी है, H1 एलपीज, और साथ में माइनस में है तो माइनस ये आ जाएगा, ये माइनस में इधर जाके जब प्लस हो जाएगी तो ये आ जाएगा 89.0 प्लस 41.02। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे देन ये आपके पास जो आंसर बनेगा ये आपके पास आ जाएगा -48, ये आ जाएगा -48.06। क्योंकि कैलकुलेटर वगैरह की इजाजत नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं कि जिस तरह इसको क्या किया है कि अप्रोक्सीमेट करके हम इसका आंसर निकालते हैं, तो ये माइनस में आएगा, तो ये इसका क्या है, सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लेटेस्ट। तो हमने देखा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लेटेस्ट, उसको क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। ये सिंपल एमसीक्यू था। अच्छा, इसके बाद जो फास्ट इलेक्ट्रॉन हैज अ एनर्जी हो, तो हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक की एनर्जी ज्यादा होती है, एक की एनर्जी कम होती है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं फास्ट इलेक्ट्रॉन्स, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसको बोलते हैं स्लो इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास जो स्लो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है ना वो ये होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी होती है, स्लो न्यूट्रॉन्स की। और हमारे पास जो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, उनकी एनर्जी होती है 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी होती है फास्ट इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर है। अपने नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर, तो ये क्या है, विच इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की हमने क्या करनी है, नाइट्रोजन की देखनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नाइट्रोजन के आखिरी कमरे में कितने हैं, टोटल इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, जो आपका शेल होगा, पहला शेल जो होगा, इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और आगे वाले में आ जाएंगे 5। तो इसकी किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे हुन्स लॉ के रूल की मदद से। क्योंकि हुन्स क्या कहता है कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल हो जिनकी एनर्जी सेम होगी, तो आपने उसकी क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन सब में क्या करने हैं, शफल करने हैं। पहले एक एक रखना है, बाद में उसके मुताबिक उसको सेट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर देखूं तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है और इसमें 2 इकट्ठे रखे हुए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद अगर मैं देखूं ये वाला, तो इसमें भी डीजेनरेट ऑर्बिटल में ये 2 इकट्ठे रखे हुए हैं जो कि एंड पे रखे हुए हैं, बिल्कुल ये भी गलत है। और ये वाली वैसे ही गलत है, क्योंकि इसमें जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन आने हैं, तो 7 में 7 पी पे ही खत्म हो जाने हैं। तो इसकी अगर मैं देखूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 7 के हिसाब से, तो ये अगर मैं देखूं पहले में 2 है, दूसरे में 2 है। अब क्योंकि इसमें 7 पूरे करने हैं, तो पहले एक एक रखेंगे, तो एक इजाफी होगा वो इधर आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है कि ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुई है ये बिल्कुल सही हुई है। तो ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये वाला एमसीक्यू जो है, ये चाहे ईगैट हो, चाहे एमडीगैट हो, चाहे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का जो मर्जी टेस्ट हो, ये बैलेंस करने वाला जो एमसीक्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये लाजमी पेपर में आता है। जैसा कि फर्स्ट ईयर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हिसाब से बैलेंसिंग करवाई जाती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ई कैट या एमडी कैट या कोई भी टेस्ट हो तो उसमें हमारे पास टाइम इतना कम होता है, यानी कि शॉर्ट टाइम होता है, तो हम क्या करते हैं उसको देख के ही यानी कि जज करते हैं। अगर मैं इस पे जज करने पे हूँ तो हम देखते हैं, तो ये अगर मैं रिएक्शन को देखूं, इसमें क्या है, बोरिक एसिड आपका क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करके आपके पास मुख्तलिफ सोडियम बोरेट बना रहा है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है। अगर मैं फर्स्ट के ऊपर आऊं, अगर मैं अपने एमसीक्यूज के ऊपर आऊं जो कि ये है आपके पास, तो इसमें अगर देखो तो यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल्स ये अलग अलग हैं। तो इससे भी मुझे पता चल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल अगर आप उसको स्टेबल करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल क्या आएंगे, सारे इकट्ठे आएंगे। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर अपने करेक्ट आंसर के ऊपर आऊं, तो वो मेरे पास जो करेक्ट आंसर है वो मेरे पास बीटा है।
अब मैं दूसरे एमसीक्यूज के ऊपर आऊं तो ये अगर मैं देखूं यहाँ से, तो यहाँ पे है, अगर मैं पहले एमसीक्यूज के ऊपर आऊं तो ये मेरे पास है सोडियम के 4 एटम, तो यहाँ पे देखो तो सिर्फ 2 है, तो इस हिसाब से ये तो गलत हो गया अगर मैं दूसरे तरह आऊं तो। अब इसके ऊपर आऊं तो यहाँ पे सोडियम के हैं मेरे पास 4 है, यहाँ पे 4 पूरे हैं। बोरोन के देखो, बोरोन के 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये इस हिसाब से गलत हो गया। ये क्या हो गया, बोरोन के हिसाब से गलत हो गया। अब इसके ऊपर आऊं तो यहाँ पे सेम है, सोडियम के 2 पूरे हैं, ठीक है। बोरोन के यहाँ पे 3 एटम है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो ये उस हिसाब से गलत हो गया। अब इसके हिसाब से जब आप देखो तो बोरोन के 4 पूरे हैं, सोडियम के पूरे हैं, तो इस हिसाब से ये क्या है, सही आंसर है। तो चलते हैं आज के लास्ट एमसीक्यूज के ऊपर। तो लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल। तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सी अल्कोहल है, यानी कि ये क्या कह रहा है कि आपने बताना है कि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का कौन सा है। ये मेन चीज है कि फंक्शनल ग्रुप अगर आपको पता हो कि अल्कोहल का कौन सा है, देन आप इजीली उसको जज कर सकते हो। अल्कोहल के अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करो तो वो सिंपल है कि आपके पास अल्काइल की चेन होती है और साथ में क्या होता है, OH होता है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इससे अगर मैं डायरेक्ट अगर एमसीक्यूज के ऊपर देखूं तो ये मेरे पास क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। ये आपके पास कौन सी 2 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बाकी एमसीक्यूज के ऊपर आऊं तो यहाँ पे मेरे पास अगर दोनों साइडों पे अल्काइल की चेन हो और सेंटर में अगर O ग्रुप बैठा हो तो इसको बोलते हैं हम ईथर ग्रुप। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, तो ये मेरे पास आ गया डाई मिथाइल और इसको बोलते हैं ईथर, तो ये मेरे पास है डाई मिथाइल ईथर, तो ये है इसका नाम। अब आता हूं इसके ऊपर, तो ये मेरे पास बैठी हुई अल्काइल की चेन और साथ में क्या बैठा हुआ है, हेलोजन, तो ये क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड। तो ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, तो ये आ गया इथाइल और साथ में ब्रोमीन बैठी हुई, तो इसको बोलते हैं ब्रोमाइड। अच्छा जी, तो एंड वाला जो एमसीक्यूज है ये मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास कौन सा ग्रुप है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये मेरे पास। अब इसका अगर मैं नाम देखूं तो ये मेरे पास क्या है, इसके नाम वैसे जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, इसका नाम होता है आपके पास एसिटिक एसिड, जो कि आपके सिरके वगैरह में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना लगी हो, किसी भी पॉइंट की समझ ना लगी हो या किसी भी एमसीक्यूज की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।